तो ये लो स्टूडेंट, 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर। अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये पूरा पेपर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये हिंदी का एक वायरल पेपर है। पेपर कोड है 805 YP। और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला, मैंने इस पेपर का देखिए पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। और मैंने देखा है ना कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और 40 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% फिक्स हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो बस लास्ट तक देख लेना। अगर आप इस पेपर को 17 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हो ना, तो पूरा पेपर देख कर जाना, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है। यहां पे रोल नंबर डाल दो, यहां पे नाम डाल दो, विषय हिंदी है, पूर्णांक पूरे 100 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। नोट दिया गया प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। आपके लिए सिर्फ एक ही टारगेट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आप लोगों ने पहुंचा दिया ना, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो नोट्स है बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। लेकिन 1000 लाइक और कमेंट में आप लिख देना पेपर फ्री। मैं आपको सारे वायरल पेपर क्वेश्चन सब फ्री में दे दूंगा। खंड का देख लो भैया, हमारे हिंदी का पेपर 2 खंड में होगा। खंड का होगा 50 नंबर का, खंड का भी 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले खंड का की बात करेंगे। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले दिए जाएंगे। देखो, मैं आपको गद्यांश पद्यांश ये सब सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा। ये कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो खंड का में अगर देखें तो सबसे पहले आपको 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। जैसे फर्स्ट का वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो इसका राइट आंसर होगा माता भूमि। माता भूमि जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खा, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ले सुर बकरिया या साहित्य का मर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, बिल्ले सुर बकरिया। ये रचना हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, बाकी तीनों हैं। ध्यान से समझो, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जो 100% फिक्स हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने गा। निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना कौन सी है? बताओ। मेरे विचार, सूरज का 7वां घोड़ा, आल वाल या मैंने सिल पहुंचाई। इसका राइट आंसर होगा मेरे विचार। ये प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। ध्यान से समझो, और मैं आपको पूरे 100 नंबर के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं भाई। इस पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लाएंगे। घा, अग्नि की उड़ान के पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान अज्ञे जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भैया, अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूं कि आप लोग इसका आंसर बताएं? ठीक है, चलो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपसे कर लिया, समझ लो। गूगल से कहीं से भी सर्च करके कमेंट करो, क्योंकि अब आपके टेस्ट वाले दिन है मेरे भाई, अब एग्जाम देने जाना है। अंगा नंबर देख लो। और वैसे इसके लेखक चलो मैं बता देता हूं, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर आप देना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं अग्नि की उड़ान के लेखक। ठीक है, चलो। फणीश्वर नाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? मतलब ठुमरी किस विधा की रचना? यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी या रिपोर्टाज? इसका राइट आंसर होगा कहानी। भैया, फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कृति है ठुमरी, ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी गद्य के इतिहास से हो चुके हैं। अब हिंदी के पद्य के इतिहास से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे का रस कलश किसकी रचना है? बताओ, रस कलश जो है ये किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। रस कलश जो है ये हरियोध जी की रचना है। आंख बंद करके टिक करो। खा वाला देखो,
मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है? भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा या साकेत? भैया राइट आंसर होगा साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, सबको पता है। गा निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृत नहीं है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार या इत्यलम? राइट आंसर होगा इत्यलम। इत्यलम जो है इनकी रचना नहीं है। घा वाला, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताओ, सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? भैया लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि इनकी रचना चिदंबरा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। अंगा नंबर, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, इसमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? लहर, उर्वशी, गुंजन या हरी घास पर क्षण भर? भैया हरी घास पर क्षण भर जो रचना है ये हमारे अज्ञेय जी की है। आंख बंद करके टिक करो, नंबर मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन यहां पर भी, यानी कि 5 यहां हो गए। टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। चलो इसको मैं हटाता हूं भैया, चलते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पे। गद्यांश में कुछ नहीं होता, बस दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो। नहीं पता तो दूसरा वाला दिया गया, आपको दोनों में से एक ही करना है, कुछ नहीं करना। इस गद्यांश को पढ़ना है, इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढ ढूंढ के सिर्फ आपको लिखना है। कैसे लिखना है वो तो मैं आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा ही। मैंने पहले ही कहा था कि भाई विद सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो देखो ध्यान से पढ़ो इसको। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। किस चैप्टर का है भैया? अशोक सीधा सीधा लिखा है, तो ये अशोक के फुल चैप्टर का है। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा। देखो आपको पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम, पाठ का नाम, उसके कवि का नाम याद होना चाहिए। तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपने पाठ का नाम तो समझ गए कि अशोक के फूल है। अब जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या कर दो, नंबर मिल गया। तीसरा, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? कौन है भैया? अशोक का वृक्ष है। देखो लिखा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। कौन? अशोक का वृक्ष। देखो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो ये देखो कौन समृद्ध हुई थी लाखों करोड़ों की उपेक्षा पे? देखो लाखों करोड़ों की उपेक्षा पे जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए। मतलब लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। पांचवा, आज जो सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। देखो लिखो, देखो वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और दिनोत्सव की धूमधाम में मिट गई। मतलब आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के ना आंसर लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। और ये वन ऑफ द टफेस्ट गद्यांश में आता है। तो जब इसका आंसर लिखना ऐसे लिख देना, अशोक का वृक्ष डॉट 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 करके मिट गई। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या कर दो। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसकी व्याख्या करनी है, ऐसे लिख दो भाई। रेखांकित अंश की व्याख्या, अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है, जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। यह वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वो बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। भाई कुछ नहीं है, बस बना चढ़ा के आपको लिखना है। 2 नंबर कंप्लीट है मेरे भाई।
थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दो। तीसरा, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुच का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुच का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। 2 नंबर कंप्लीट। बाकी तीनों क्वेश्चन आसान होते हैं। चौथा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई? तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई। 2 नंबर। पांचवा, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। 2 नंबर। भैया 10 में 10 नंबर लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी एंजॉय करते रहो। नहीं पता है भैया तो दूसरा वाला दिया गया है, देखो नीचे। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा। अब निंदा आ गया तो ये निंदा रस चैप्टर का है, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। फटाफट इसको कर लेना, दोनों में से कोई एक करना, मैंने एक बता दिया। दूसरा, अब पद्यांश पे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी पद्यांश में हमें प्रॉब्लम होती है। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर। जैसे देखो आपको ये पद्यांश दिया गया है भैया, यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो दूसरा दिया गया है। अब देखो इसी को हम कर लेते हैं भाई, मैं पहले भी ये वाला बता चुका हूं। देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक्ष्य सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। ये श्रद्धा मनु चैप्टर का पद्यांश है, इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल, मतलब श्रद्धा जी के जो बाल हैं वो सुंदर और घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश का मतलब कंधा, अवलंबित का मतलब आश्रित होते हुए, मुख के पास, मुख के पास। वे उनके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे जैसे नील घन सावक से सुकुमार, नील नील घन सावक मतलब शिशु बादल से सुकुमार सुकुमार, शुद्धा अमृत पान करने हेतु भरने को विदु के पास, चंद्रमा के पास आई हो। मतलब उनके जो बाल हैं वो कंधों से ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। और उस मुख पर वो मुस्कान, और उनकी मुख पर जो मुस्कान थी, रक्त किसले पल्ले विश्राम, वो देखकर ऐसा लग रहा था रक्त किसले लाल कोपलों पर ले विश्राम, विश्राम ले रही हो। अरुण की, सूर्य की एक किरण अम्लान, एक अलसाई सी किरण, अधिक अलसाई, अलसाई हुई हो, अभिराम अभिराम। ठीक है, मतलब उनके मुख पर जो बिखरी हुई मुस्कान थी उसको देख ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपलों पर विश्राम कर रही हो, ऐसा लग रहा था। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या लिख देंगे। तीसरा, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया? तो यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया। अगर आपको हिंदी मीनिंग पता है तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। बाकी मैं बोल दे रहा हूं, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु गीत, ये सब चैप्टर आप पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो, अभिराम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भैया? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अम्लान का अर्थ है स्वच्छ या स्निग्ध, और अभिराम का अर्थ है मनमोहक। बस हो गया। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। घिर रहे थे डॉट 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 करके, अलसाई हो, अभिराम। उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों की व्याख्या कर दो। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। तो अभी तो मैंने व्याख्या बताया, देखो ये ऐसे। रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। 2 नंबर कंप्लीट। तीसरा, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया? तो यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया। 2 नंबर कंप्लीट। चौथा, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो, अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। 2 नंबर कंप्लीट। पांचवा, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए भैया। अम्लान का अर्थ स्वच्छ या स्निग्ध, और अभिराम का अर्थ मनमोहक है। 2 नंबर कंप्लीट। 10 में 10 ऐसे लेकर आओगे, रेड पेन से देगा एग्जामिनर, ये मेरी गारंटी है। बस तरीका सही होना चाहिए। नहीं पता तो दूसरा कर लो। ये देखो, दूसरा हमारे बापू के प्रति चैप्टर का है भैया, इसको कर सकते हो। जो आपको आता है करो। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय पर, हमारे हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक। 5वें कक्षा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर, जिसमें 3 लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, पुरोजी सुंदर रेड्डी। भैया मैं आपको कहूंगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और पुरोजी सुंदर रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लो, या पुरोजी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर परसाई में एक कर सकते हो। बाकी हजारी प्रसाद, वासुदेव शरण, इन दोनों का जरूर याद कर लेना, ये 100% फिक्स होता है हिंदी में। वैसे आज हम पुरोजी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन सबका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो देखो, जीवन परिचय,
पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे। देखो, प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 को इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय पे आ जाओ। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3 नंबर कंप्लीट। रचनाएं देख लो, 3 नंबर साहित्यिक परिचय का मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं का। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे पहला साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा वैचारिकी, छठवां शोध और बोध, सातवां तेलुगु वारिल, 8वां लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। बस हो गया भैया, 2 नंबर इसका। 5 में 5 नंबर लेकर आओगे अगर ऐसे करके आओगे। बाकी चलते हैं हम कवियों पे भैया। कवियों का भी 5 नंबर का आता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप सुमित्रा नंदन पंत का भी पढ़ लेना, काम खत्म है। ठीक है, तो आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे। देखो, राष्ट्र कवि हैं भाई। तो जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस जीवन परिचय में इतना ही लिखना है, या आप एक बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय लिख सकते हो। साहित्यिक परिचय मेन होता है। अगर कोई पुरस्कार मिलता है लेखक या कवि को ना, वो भी साहित्यिक परिचय में ही लिखते हैं। देखो, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। 3 नंबर कंप्लीट। रचनाएं देख लो। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे 2 प्रकार की रचनाएं करते थे ये। मौलिक रचनाएं, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। 2 इसका मिलेगा, 3 उसका। 5 नंबर पूरे मिलेंगे मेरे भाई। पीडीएफ चाहिए, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, वहीं पे सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। चलो अगला देखो भैया, देखते चलो, ऐसे कुछ करना नहीं। ये कहानी भैया 120% फिक्स होता है। पंचलाइट अथवा लाती कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 नंबर, मतलब 80 शब्दों में 5 नंबर का। देखो भैया, आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी पढ़ लो, काम खत्म है। सोचना बंद कर दो, बस काम खत्म। तो आज हम पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे। इसको मैंने पढ़ाया था ना अच्छे से, तो मुझे लग रहा है 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देख लिया। भाई आप क्यों पीछे हो? जब आपको पता है ये 100% फिक्स है, तो क्यों ना इसको पढ़ ही लिया जाए। वैसे मैं यहां पे बता रहा हूं क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा 5G में चलेंगे। देखो, पंचलाइट रेणु यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। होता क्या है, बिहार में महत्व टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट बोलते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गोधन पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है।
भैया लड़का लड़की से प्रेम करेगा तो माँ को तो अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल दिया। पंचों ने गोधन को जात से ही निकाल दिया। अब देखो पंचलाइट आया है, कोई जलाना नहीं जानता, अब गोधन ही जलाएगा, फिर उसको वापस लाया जाएगा। देखो मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं क्योंकि वो पंचलाइट जला देता है। भाई पंचलाइट जल गया, गांव की इज्जत बच गई, तो गोधन को पुनः जाति में ले लिया गया। मुनरी की मां गुलरी काकी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अरे जो गुलरी काकी उसको गांव से बाहर निकलवाई थी, आज वही उसको डिनर के लिए इनवाइट कर रही है। भैया आवश्यकता जो है बड़े से बड़े संस्कारों को व्यर्थ साबित कर देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून में आप खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। 5 नंबर कंप्लीट। बाकी अब पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा तीनों पढ़ लो, काम खत्म है। खंड काव्य 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर। देखो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। भैया ये जिला वाइज होता है, यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। भैया ये जिला वाइज होता है, तो आप जिस जिले से हो वो वाला खंड काव्य करके आना, ठीक है। नहीं पता तो जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। पूरे 50 नंबर का पेपर हो गया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर इज कंप्लीटेड। अब चलेंगे बच्चों खंड खा पे, ठीक है। खंड का जो है हमारा फिनिश हो चुका है, ये आ गया है हमारा खंड खा। ये भी पूरे 50 नंबर का रहेगा। मामूली मत समझना मेरे भाई। सबसे पहले संस्कृत का गद्यांश रहेगा, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। ये संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, अथवा लगाए 2 दिए जाएंगे, 1 करना होगा। जैसे ये पहला वाला हम कर लेते हैं, ये संस्कृत भाषा या महात्म का है, ये महामना मालवीय का है, ठीक है। तो देखो थोड़ा हिंदी मीनिंग में बताने का प्रयास करता हूं। देखो संस्कृत साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा लालित्यम, इसके गद्य पद्य में लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम, भाव को बोध कराने का सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य और अद्वितीय कर्म मधुरता वर्तते है। मतलब इसके गद्य और पद में लालित्य यानी कि सौंदर्य भाव का बोध ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्म मधुरता है। की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी यानी कि अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी सत्य प्रेरणा उत्तम प्रेरणा संस्कृत वार्ड में हम ददाते, संस्कृत व्याकरण मतलब संस्कृत का साहित्य ही देता है, ना तादृशीम किस दयंत वैसा अन्य कोई नहीं। मतलब ज्यादा क्या कहें, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई नहीं देता। मूलभूतानाम मानवीय गुणान यादृशी, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत वार्ड में हम वर्तते नात्रान तादृशी, जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया दानम शौचम औदार्य मनसूया यानी कि दया दान पवित्रता उदारता ईश्वरिया क्षमता अन्य चालिक गुणा अन्य गुणा अस्य अहित्यंश अनुशीलन संचयनते, वो इसके साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अब भैया जब इसको लिखना ना तो ऐसे कर देना, देखो संस्कृतस्य साहित्यम डॉट 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 करके संचयनते। पहला क्वेश्चन आप लोग पहले संदर्भ लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर तो इसका मिल जाएगा। 3 नंबर हिंदी अनुवाद का, 5 नंबर हिंदी अनुवाद का मिलेगा, जो मैंने अभी हिंदी अनुवाद करके आपको बताया। देखो ऐसे अनुवाद लिख देंगे जो मैंने बताया था। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों का बोध ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्म मधुरता है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया दान पवित्रता उदारता रहित होना क्षमा तथा अन्यान्य अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन एवं मनन से उत्पन्न होते हैं। भैया आप एक काम करो, 5 और 2 7 नंबर फिक्स। आप 4 चैप्टर पढ़ लो, जातक कथा महामना मालवीय संस्कृत भाषा महत्तम पंचशील सिद्धांता, आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है, मेरी गारंटी है मेरे भाई, मेरी गारंटी। चलो अब पद्यांश पे चलेंगे। श्लोक ये तो फिक्स होता ही है, दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन मूर्खाणाम निंद्रया कलहेनुमा, ये सुभाषित रत्नानि का है। अथवा लगा जयंती भागा जनसेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ते तेषां कीर्ति तनुक्वाचिता, ये महामना मालवीय का है। भाई आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानि।
सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सारे के सारे श्लोक पढ़ लो, मैं गारंटी लेता हूं भैया आपका 7 नंबर फिक्स है। बाकी जो चैप्टर है उसमें भी एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। जैसे देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद या आनंद में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रया कलहेनुमा, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। तो ऐसे लिख दो, काव्य शास्त्र विनोदेन डॉट 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 करके कलहेनुमा। पहले संदर्भ लिखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उत्तरी से 2 नंबर कंप्लीट। अनुवाद में वही लिख दो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। 5 इसका 7 में 7 लेकर आओगे भाई। अगर ऐसे करके आओगे, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, मेरे कहने से आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आगे देखो भैया, अब हिंदी व्याकरण पे चलते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ पीले करना, मतलब विवाह करना मेरे भाई। लिख दो, राम ने अपने बेटी के हाथ पीले कर दिए। खा, गागर में सागर भरना, मतलब संक्षेप में थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गा, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ। घा, अंधे की लकड़ी, मतलब एकमात्र सहारा। आपठित गद्यांश पे आ जाओ, ये चारों में से कोई एक करना है, कर सकते हो। अंधे की लकड़ी जैसे लिख दो, मोहन अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी है, बस, मतलब अंधे का सहारा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए भैया, पूरे के पूरे 5 नंबर। आपठित गद्यांश इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी होता है, बस गद्यांश को पढ़ना। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों को इसका आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो दूसरा वाला दिया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मात्र मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। चलना किस किस का स्वभाव है? देखो, चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। ये पूरा लिख दो, काम खत्म। पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? तो देखो भैया, पालकियों का प्रयोग ये देखो स्त्रियों के लिए किया जाता था। बस लिख दो, इतना बहुत है। ग, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? अरे पहिए के आविष्कार से। देखो ये यहां से लिख दो, पहिए के आविष्कार से मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। बस इतना लिख दो, काम खत्म है। तो ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं, सिर्फ लिखो, एंजॉय करो बस। अगला कर सकते हो, नहीं पता ये दूसरा कर लो मेरे भाई। चलो अब हम चलते हैं शब्द युग्म पे, आगे बढ़ेंगे। शब्द युग्म देखो 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए भैया। जैसे पुरुष परुष, इसका सही अर्थ क्या होगा? कठोर और आदमी, आदमी और कठोर, आदमी और पत्थर, आदमी और बादल। भाई राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ना बच्चों, आदमी और कठोर। पुरुष का मतलब आदमी, परुष का मतलब कठोर। दूसरा जलद, जलद ही, इसका सही अर्थ क्या होगा? बादल और पानी, समुद्र और जल, बादल और वर्षा, बादल और समुद्र। अरे भैया इसका बादल और समुद्र, जलद का मतलब बादल, जलद का मतलब समुद्र। बस हो गया। अनेक शब्द, अनेक अर्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। विधि, विधि को हम कानून, तरीका, ढंग, प्रणाली, पद्धति, युक्ति। मित्र, मित्र को सखा, दोस्त, साथी। गुण, गुण को हम उत्कृष्ट, लक्षण, विशेषता, ये सब लिख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे किए गए उपकार को ना मानने वाला कौन है? कृतघ्न, कृतज्ञ, अकृतघ्न, अकर्ता। भैया कृतघ्न, जो किए गए उपकार को ना माने ना, वो कृतघ्न होता है। दूसरा देखो, जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। भैया जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, सबको पता है। अनेक वाक्य संशोधन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। नहीं भैया, अनेक नाम है, अनेक लिख दीजिए, बस सही है। आप प्रातः काल के समय आइएगा। नहीं, आप प्रातः काल आइएगा। तीसरा, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। नहीं, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, ऐसे अहल्या। चौथा, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। नहीं, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऐसा लिखना है भैया। पक्के ईश्वर के भक्त क्या है? ठीक है, चलो आगे। रस, छंद, अलंकार पे आ जाओ भैया। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया है, जाकर देख लेना यूट्यूब पे। रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चर। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद, जितने भी अलंकार हैं, एक ही वीडियो में। वैसे करुण रस अथवा वीर रस के
को उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए 2 नंबर। दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए 2 नंबर। ये 6 नंबर एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करा, जाकर देखो। रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर सर्च करना आ जाएगा। पत्र लेखन पे आ जाओ। लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर अथवा लगा है। अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखो, दोनों में से कोई एक करना है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र मैंने बताया है, यूट्यूब पे जाना सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे दहेज उन्मूलन एक सामाजिक समस्या, सदाचार, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण निवारण, स्वच्छता अभियान, मेरा प्रिय कवि। 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है भाई। निबंध पर मैं तो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जब भी निबंध लिखना ना, पहले रूपरेखा एक बना लेना। रूपरेखा के अंतर्गत आपको सारे हेडिंग लिखने हैं। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहेगा, फिर बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग रहेगा, लास्ट में उपसंहार रहेगा। तो भाई निबंध में हेडिंग जितना अच्छे से डाल के लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस है नंबर मिलने के। बाकी आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मेरे भाई? वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे 100 नंबर का पेपर आज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।